गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के कवि, यानी भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले भारतेंदु यानी भारतेंदु युग के कवि। भारतेंदु युग के कवि। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म है वो 1850 ईस्वी। मृत्यु 1885 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश। पिता बाबू गोपाल चंद्र, गिरिधर दास। इनके पिता का नाम है, इनका मूल नाम यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम है वो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र। भारतेंदु इनकी क्या है, उपाधि मानी जाती है। भारतेंदु क्या है, उपाधि है। अब नोट लगाकर लिखो, यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अठारह सौ 80 ईस्वी में, उस समय यह उपाधि पत्रकारों और साहित्यकारों के द्वारा प्रदान की गई थी। प्रदान की गई थी। यानी जो भारतेंदु उपाधि है वो कहा जाता है कि 1880 ईस्वी में उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों के द्वारा प्रदान की गई थी। या मूल नाम क्या है इनका, मूल नाम हरिश्चंद्र है। अब लिखो भारतेंदु की पत्रिकाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है। इन्होंने निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। तीन पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया है।
यानी भारतेंदु युग के कवि। सबसे पहले भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र आता है। इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु है वो 1885 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका मूल नाम, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम पूछा जाता है तो उनका मूल नाम है हरिश्चंद्र। और भारतेंदु तो उनकी उपाधि मानी जाती है कि भारतेंदु यह इनकी उपाधि दी गई है। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कहा जाता है कि 1880 ईस्वी के आसपास उस समय के जो पत्रकार या साहित्यकार थे उनके द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई है। कौन सी उपाधि? भारतेंदु। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं, यानी इन्होंने निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य शुरू किया था। 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी है वो हम आगे देखते हैं। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनकी पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी में। अब लिखो यह पत्रिका इनकी मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक है। पत्रिका है। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह काशी से प्रकाशित होती थी। काशी से प्रकाशित। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसका प्रकाशन है 1873 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी। कहां से होता था? काशी से। यह इनकी मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका है। अब लिखो अपनी शुरुआती की 8 अंकों से पहले यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित होती थी। प्रकाशित होती थी। और 8 अंकों के बाद 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। अब नोट लगा कर लिखो
हिंदी गद्य का ठीक हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सबसे पहले इसी पत्रिका में शुरू हुआ था। यानी कवि वचन सुधा है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो ये 1868 ईस्वी में इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि कवि वचन सुधा पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1868 ईस्वी में। यह पत्रिका इनकी क्या है, मासिक है, पाक्षिक है और साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। और कहाँ से निकाली जाती थी, ये तो काशी से निकाली जाती थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका यानी इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1873 ईस्वी में है और यह भी क्या है, काशी से है प्रकाशित होती थी। और यह इनकी मासिक पत्रिका है। कैसी है, ये मासिक पत्रिका है। और यह पत्रिका कौन सी, यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये अपनी शुरुआती के 8 अंक से पहले यह पत्रिका है वो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से जानी जाती थी या मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। और 8 अंकों के बाद में और इसका नाम बदलकर है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है वो पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका है वो 8 अंकों से पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी, तो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। और 8 अंकों के बाद में क्या है, इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। और इसी पत्रिका में क्या है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप है वो सबसे पहले इसी पत्रिका में शुरू हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न 1-2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप है वो सबसे पहले किस पत्रिका में देखने को मिलता है, तो वो हमें हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में देखने को मिलता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तीसरी पत्रिका लिखो, बाल बोधिनी या फिर इसको बाला बोधिनी भी कहते हैं, बाला बोधिनी। 1874 ईस्वी में। और यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका में उस समय के स्त्री शिक्षा की समस्याओं का स्त्री शिक्षा से संबंधित स्त्री शिक्षा से संबंधित समस्याओं का उजागर किया गया था। और यह मासिक पत्रिका थी। कैसी थी, यह मासिक थी, देख लो, यह मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। अब लिखो
अपने 35 वर्ष के अल्पकालीन जीवन में अल्पकालीन जीवन में भारतेंदु ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई इन्होंने कुल 175 रचनाएं लिखी। कुल कितनी रचनाएं लिखी? 175 रचनाएं लिखी। इनमें से 75 रचनाएं पद्य काव्य में लिखी गई है। और सर्वाधिक रचनाएं हैं इनकी वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नोट लगाकर लिख लो। सर्वाधिक रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी बाल बोधिनी या बाला बोधिनी, ये दोनों एक ही पत्रिका के नाम है, बाल बोधिनी या बाला बोधिनी। 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन है और यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती है। इनके जो तीनों पत्रिका है वो तीनों ही पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। और इस पत्रिका में क्या है, उस समय की जो स्त्री शिक्षा से संबंधित जो समस्या होती थी उन समस्याओं का वर्णन है वो किस पत्रिका में किया जाता था, तो बाल बोधिनी पत्रिका में किया जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसमें स्त्री शिक्षा से संबंधित वर्णन किया गया है, तो वो हमारी बाल बोधिनी पत्रिका है। और यह पत्रिका कैसी थी? यह मासिक पत्रिका थी। और अपने 35 वर्ष, देखो हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है और उनकी मृत्यु 1885 में हो जाती है। केवल 35 वर्ष ही अपना इनका जीवन होता है। इन 35 वर्ष के अल्पकालीन जीवन में इन्होंने क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की अनेक विद्याओं में अपनी लेखनी चलाई थी। तो इन्होंने कुल 175 रचनाएं लिखी है, जिनमें से 75 रचनाएं इनकी ऐसी है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है और सर्वाधिक रचना है वो उन्होंने क्या है, ब्रज भाषा में ही लिखी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वाधिक अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो उन्होंने ब्रज भाषा में प्रयोग किया है। यानी जो पद्य काव्य है वो लिखा है, 75 रचनाएं तो पद्य काव्य में लिखी गई है, अन्य सभी रचनाएं है वो गद्य काव्य में लिखी गई है। सर्वाधिक भाषा पूछी जाती है तो उन्होंने ब्रज भाषा का क्या है, अपनी रचना में प्रयोग किया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पत्रिका से इनका प्रश्न बनता है हर परीक्षा में, या फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, पत्रिका से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका है, उसका प्रकाशन वर्ष या कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं लिखो। अब प्रसिद्ध रचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम पचासा,
प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, विन्य प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, आगे लिखो इनकी, दशरथ विलाप, बकरी विलाप, वर्षा विनोद। इंपॉर्टेंट रचना है जो क्या है यहाँ से पूछी जा सकती है कि कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या कौन सी नहीं है। फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, तन में लीला, उत्तरार्ध भगतमाल, कार्तिक स्नान, वैशाख मातम्य, विजयवल्लरी, विजयनी विजय, वैजन वैजयंती, जैन कुतूहल। ये इनकी क्या है प्रमुख है रचनाएं हैं जो बार बार क्या है परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी है, एक तो ये वर्षा विनोद पूछी जा सकती है कि वर्षा विनोद किसकी रचना है। एक उत्तरार्ध भगतमाल ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। और ये दोनों रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। पहली है प्रेम मालिका है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम पचासा, प्रेम तरंग है, प्रेम माधुरी, विन्य प्रेम पचासा है, प्रेम प्रलाप है, दशरथ विलाप, बकरी विलाप, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा है, तन्मय लीला है, उत्तरार्ध भगतमाल ये इंपॉर्टेंट रचना है। उत्तरार्ध भगतमाल किसकी रचना है पूछी जा सकती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कार्तिक स्नान है, वैशाख मातम्य है, विजय वल्लरी है, विजयनी विजय वैजयंती है, जैन कुतूहल ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो। इन्होंने पद्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। परंतु इनकी दशरथ विलाप व
फूलों का गुच्छा रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे नोट लगा कर लिखो। इन्हें ये हिंदी के ये हिंदी में गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। जन्मदाता माने जाते हैं। अब लिखो हिंदी साहित्यकारों की समस्या का समाधान के लिए इन्होंने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। आगे नोट लगा कर लिखो 1873 ईस्वी में इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। यानी तदीय समाज की स्थापना कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। आगे लिखो ये बल्लभाचार्य जी द्वारा पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। अब आगे लिखो इन्होंने अपनी काल चक्र रचना के अनुसार हिंदी का नया रूप 1873 ईस्वी से माना है, जिसको इन्होंने हिंदी नई चाल में डली नाम से प्रतिपादित किया। इन्होंने पद्य रचना यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पद्य रचना है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। उनकी दो रचनाएं हैं, एक तो है दशरथ विलाप
कौन सी? दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। ये इनकी दो रचना है। इन दोनों रचनाओं में खड़ी बोली का क्या है? प्रयोग किया गया है। ये हिंदी में गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में गद्य के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बार बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्यकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या है? कविता वर्धनी सभा की स्थापना की है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। और 1873 ईस्वी में इन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या है? बल्लभाचार्य जी द्वारा पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी। किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इन्होंने अपनी कालचक्र रचना, कौन सी रचना थी? कालचक्र रचना थी, जिसके अनुसार हिंदी का जो नया रूप है वो उन्होंने 1873 ईस्वी से माना है, जिसको इन्होंने क्या है? हिंदी नई चाल में डली, यानी हिंदी नई चाल में डली नाम से प्रतिपादित किया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा सकता है कि हिंदी नई चाल में डली, ये कथन ये किसने कहा था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और तदीय समाज की स्थापना भी, ये भी बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना हुई थी। अब लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये केवल नर प्रकृति के कवि माने जाते हैं। नर प्रकृति के कवि माने जाते हैं। अब लिखो, इनकी रचनाओं में बाह्य रूपताओं का अभाव पाया जाता है। इनकी रचनाओं में बाह्य प्रकृति के अनेक रूपों का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है। अब आके लिखो, इन्होंने मानवता व सॉरी ये मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के प्रशंसक माने जाते हैं। और मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए इन्होंने यह कहा है कि क्या कहा है? इन्होंने
निज भाषा की उन्नति है। सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान को मिटेने हेय को मूल। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? भारतेंदु और हरिश्चंद्र के द्वारा। अब नोट लगा कर लिखो। इन्होंने अमीर खुसरो की तरह अनेक पहेलियां व मुकरियां भी लिखी हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो कैसे कवि माने जाते हैं? नर प्रकृति के कवि माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नर प्रकृति का कवि किसे कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा है। इनकी रचनाओं में बाह्य प्रकृति के अनेक रूपों का अभाव पाया जाता है। यानी उन्होंने प्रकृति के जो बाह्य रूप है उसका वर्णन अपनी रचनाओं में नहीं किया है। ये मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के प्रशंसक माने जाते हैं। और मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए तो उन्होंने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान को मिटे ने हिये को मोल। हिये को मोल। इन्होंने क्या है? अमीर खुसरो का तरह यानी अमीर खुसरो का अनुसरण करते हुए अनेक पहेलियां व मुकरियां भी लिखी है। किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।